बुधवार यानी कि 27 अप्रैल को उत्तराखंड के रुड़की में होने जा रहे धर्म संसद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर भड़काऊ भाषण पर लगाम नहीं लगी तो उच्च अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक हलफनामा दायर कर ये स्पष्ट करने के लिए कहा कि कार्यक्रम में कुछ गलत होने से रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मच गया था। दरअसल इस धर्म संसद में एक वक्ता ने विवादित भाषण देते हुए कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केदारनाथ मंदिर परिसर में पहुंचकर धाम में हो रहे निर्माण कार्यों और आगामी यात्रा संबंधित तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में पूर्ण हो चुके सरस्वती आस्था पथ का भी निरीक्षण किया और निर्माण अधीन मंदाकिनी आस्था पथ को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं केदारनाथ परिसर के आसपास हो रहे पहाड़ी शैली में भवनों के निर्माण कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी के निर्माण में अहम योगदान दे रहे श्रमिकों का हालचाल जाना और उनकी हर समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्देशन में और उनके नेतृत्व में जो लगातार वहां पर 3 चरणों का काम हो चुका है, आगे का काम होना है। बर्फबारी के बाद जो है अब चूँकि काम का समय आ गया है, इसलिए काम और तेज़ी से हो, उसमें कहीं पर कोई रुकावट ना हो, उसके लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ। देखो तैयारी हम पूरी कर रहे हैं और हमें पहले से अनुमान है, क्योंकि जिस प्रकार की बुकिंग हो रही है, जिस प्रकार के होटल, टैक्सी, अन्य जो भी संसाधन हैं, पूरी तरह से इस बार 2 महीने पहले से ही सारी बुकिंगें हो चुकी हैं। इसलिए हमारा अनुमान है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। इसलिए ऐतिहासिक यात्रा हो, लोग सुगमता से आएँ, आसानी से आएँ, आसानी से जाएं, उनकी यात्रा सरल हो, उनकी यात्रा सुगम हो और उनको कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और अब राज्य में मुख्यमंत्री को मिलने वाली जन शिकायतें भी ऑनलाइन हो जाएंगी, जिससे लोग घर में ही अपनी शिकायतों पर हुई प्रगति को जान सकेंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सीएम सचिवालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं शिकायतें ऑनलाइन होने से आम जनता को भी काफी फायदा होगा। केदारनाथ हेली सेवा के संचालन में सुरक्षा मानकों का जायजा लेने के लिए जल्द ही डीजीसीए के विशेषज्ञों की टीम उत्तराखंड आएगी। टीम की ओर से गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा और डीजीसीए की अनुमति के बाद में हेली सेवा संचालित की जाएगी। आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही 6 से 20 मई तक हेली सेवा की बुकिंग फुल हो चुकी है और लगभग 3500 टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी हुई है, जिसमें कि 15,000 यात्री हेली सेवा से केदारनाथ पहुंचेंगे। वहीं हेली सेवा संचालन के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन नागर विमानन महानिदेशालय से कुछ अनुमति लेनी है। चारधाम यात्रा मार्ग पर रेस्टोरेंटों में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए स्कूल कॉलेजों में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और वाहनों की संख्या बढ़ने पर ऋषिकेश, हरिद्वार में वाहनों को रोका जाएगा, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी नगर निकायों के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा रूट के सभी नगर निकाय के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को विधानसभा कक्ष में बैठक की, जिसमें यात्रियों के ठहराव, पार्किंग, शौचालय की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। बद्रीनाथ धाम में चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रविवार देर शाम को बद्रीनाथ धाम में बिजली की सप्लाई सुचारू कर दी गई है, जिसमें कि धाम अब रोशनी से जगमगाने लगे हैं।
साथ ही धाम में पेयजल, संचार, बैंकिंग सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कार्य इन दिनों जोरों पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोले जाएंगे। इसको लेकर धाम में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी रंग रोगन के साथ अन्य काम में जुटे हैं। इसके अलावा धाम में बिजली पानी की सप्लाई शुरू की गई है, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा भवन में लाइब्रेरी का भी जायजा लिया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा भवन को आदर्श रूप में स्थापित किए जाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव भी दिए। देखा और मुझे लगा कि लाइब्रेरी को हम बहुत अच्छे से और इम्प्रूव कर सकते हैं। पढ़ने की किताबें हों, लॉ की किताबें हों, उत्तराखंड से रिलेटेड किताबें हों, ई लाइब्रेरी की बात हुई है तो मैंने निर्देश दिए हैं कि इस पर एक प्रपोजल बनाया जाए और एक बढ़िया बेहतरीन लाइब्रेरी हम अपने लोगों को दें, विधायकों को दें, ताकि वो आके वहाँ आराम से बैठकर रिसर्च कर सकें, पढ़ सकें। तो आज मैंने जो देखा है उस पर मैंने निर्देश दिए और जल्द एक अच्छी लाइब्रेरी हम विधानसभा को देंगे। लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही सीएम धामी को पत्र लिखकर इस मामले को संज्ञान में लेने को भी कहा गया। वहीं विधायक दिलीप रावत का कहना है कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के पास में जितने विभाग हैं उन सभी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन सभी विभागों के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई जांच की नहीं है। हमारा संस्थागत जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ है। उसमें कोई भी जज में आ सकता है, उसमें अधिकारी भी आएंगे, तत्कालीन सरकार भी उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए हमने कहा कि लोग हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह न उठाएं, इसलिए इस विभाग का जो है जांच करें। इसलिए सारे विभागों की जांच की जाए, ताकि चाहे वो श्रम विभाग हो, चाहे आसमान हो, चाहे वन विभाग हो, इन सारे की जाँच की जाए। उत्तराखंड में जहां एक और बिजली के दाम बढ़े हैं तो वहीं दूसरी ओर लोगों को 24 घंटे बिजली भी नहीं मिल पा रही है। उल्टा कई घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 4 से 6 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है तो इंडस्ट्रियल एरिया में 9 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। इसी को लेकर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड ऊर्जा भवन के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहलाता है, लेकिन आज स्थिति ये है कि हर तरफ बिजली महंगी हो रही है और दूसरी तरफ बिजली की कटौती भी बढ़ती जा रही है। देखिए, हम लोग, आप सब लोग काफ़ी दिनों से प्रदेश में आप देख रहे होंगे, स्थिति ये है कि जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ा है वैसे वैसे बिजली की कटौती बढ़ चुकी है। हम लोग यूपीसीएल की जो चेयरपर्सन है उनसे और हमारी जो सरकार है उससे दोनों से ये बात करने के लिए गए कि जो ऊर्जा प्रदेश है हमारा, वहाँ पे आज गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, बीमारी अलग से है, तापमान बढ़ा हुआ है और बिजली कटौती कर रहे हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं। और जिस प्रदेश में बिजली का उत्पादन हो रहा है उस प्रदेश के लोगों का को ही आप बिजली नहीं पहुंचा पा रहे हो, और ऊपर से आपने पर यूनिट जो घरेलू उत्पाद का बिजली का जो रेट था वो बढ़ा दिया, कॉर्पोरेट रेट आपने बढ़ा दिए, और फिर उसके बाद आपूर्ति पूरी नहीं करो तो ये गलत है। इसके खिलाफ हम लोग आज एक ज्ञापन देने वहाँ पे गए थे। मसूरी थाना अध्यक्ष ने जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए बैठक का आयोजन किया, जिसमें थाना अध्यक्ष ने मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन के अध्यक्ष से चर्चा की और कहा कि मसूरी में आने वाले पर्यटकों को परेशानी ना हो, इसके लिए टैक्सियों को व्यवस्थित किया जाए। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कोतवाल साहब का कि आप मसूरी के लिए इतना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो टूर जो अभी जो ये यात्रा के लिए जो यात्रा सीजन के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। जैसा आप चाहेंगे, पुलिस चाहती है, उस हिसाब से आप लोगों को पूरा समर्थन किया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे द्वारा कहीं पे जाम होगा, कुछ होगा। हम अपने लोगों को सबको समझा देंगे कि अपनी सही जगह पे सवारी उतारें, सही जगह से उठाएं, और जहाँ पे जाम ना हो, पर्यटक परेशान ना हो। पर्यटकों के पीछे हम लोग रोजी रोटी चलती है, तो हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई जाम वाम हो।
तो जैसा भी जो भी सुझाव होंगे उनके द्वारा हमें सुझाव दिए गए, हम उसको भी मानेंगे। मसूरी पुलिस द्वारा और जनपद देहरादून पुलिस द्वारा मसूरी में जो पर्यटक सीजन चल रहा है, इसके संबंध में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इससे संबंधित लोग हैं, सभी से नियमित रूप से वार्ता की जा रही है और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को ठीक से सुचारू रखने और पर्यटकों को सुविधाजनक रूप से यहाँ तक पहुँचने और यहाँ अपना क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, व्यतीत करने के लिए जो भी हम उपलब्ध करा सकते हैं, उस संबंध में आज टैक्सी यूनियन जो हमारे यहाँ मसूरी में है, कार्यरत है, इनके पदाधिकारियों से वार्ता हुई है। इसमें कुछ सुझाव पुलिस के द्वारा दिए गए हैं और कुछ सुझाव टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उत्तराखंड के लक्सर रुड़की मार्ग पर मंगलवार को भीषण हादसा हो गया, जिसमें एसडीएम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एसडीएम के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एसडीएम संगीता कनौजिया की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है कि उनके सिर और जबड़े में चोट लगी है। सूचना मिलते ही डीएम हरिद्वार, एसएसपी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद में उनकी स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। लंढोरा के आसपास हुआ है ये, और एक ट्रॉला था, ट्रॉला में जाकर गाड़ी खड़ी गई और ड्राइवर की तो घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। एसडीएम साहब को लाया गया है, डॉक्टर अभी उनका इलाज कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हो रहा है। उम्मीद करते हैं स्वास्थ्य सर डंपर चालक पकड़ा ये पुलिस बता पाएगी। अभी पहला ध्यान हम लोगों का जो लाइफ बचाने पर है, वो कार्रवाई तो हो ही जाएगी, लेकिन पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आज एसडीएम लक्सर का थोड़ा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। जो ड्राइवर थे उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन की उनको एक्सपायर कर गए, तो उसको भी देख रहे हैं डॉक्टर साहब। किसी उनको अभी हम लोग सिविल हॉस्पिटल रुड़की ले गए, तो वहाँ रिस्पांस मैकेनिज्म अपना स्टैब्लिश हो चुका है हमारा। और यहाँ जो हमारे एसडीएम मैम थी, इनकी भी हालत क्रिटिकल थी, बट यहाँ विनय विशाल में काफ़ी अच्छे से इन्होंने रिस्पॉन्ड करा है। शी इज़ एट प्रेजेंट शी इज़ क्रिटिकल बट स्टेबल। तो अभी देख रहे हैं आईसीयू में शिफ्ट है, अगर हमें रेफ़र करना होगा तो हम उन्हें रेफ़र करेंगे, बट अभी यहाँ थोड़ी स्टेबल हो गई है। वी आर एबल टू स्टेबलाइज द कंडीशन। लगभग 11:30 पौने 12 बजे करीब तो उन्होंने बताया कि सौरभ तुम्हारी सिस्टर एसडीएम में जो है लक्सर में। मैंने कहा हाँ, अभी भी हाल फिलहाल पोस्टिंग हुई है, अभी शिफ्ट नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने मुझे फिर पिक्स भेजी, उसकी दिखाया मुझे कि एक बार पहचान लो कि मतलब एसडीएम लक्सर की है, तुम्हारी सिस्टर है। मैंने कहा ठीक है दिखाओ, तो फ़ोटो भेजी। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, क्योंकि घर पे भी किसी को पता नहीं था। मैंने लगातार फिर डीडी को कांटेक्ट किया, उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ, लेकिन बिजी जा रहा था, तो वो पता नहीं किसने पिक किया। बाकी मुझे कहा कि जल्दी से विनय विशाल हॉस्पिटल जो रुड़की में है उसमें पहुँचो और अपने परिवार वालों को बता दो। तब मैंने अपने जिया जी को बताया, वो वहीं से निकल गए। फिर मैं अपनी मम्मी को साथ में लेके गया विनय, फिर विनय से यहाँ अपने में आया। खबर देहरादून से है, जहां पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा में दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही प्रभावी ब्रांडिंग की जाए और इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार से ज़्यादा मुहैया कराया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आंचल डेयरी मिल्क बूथ के लिए सभी विधायकों से जमीन मुहैया कराने का भी अनुरोध किया जाएगा। देखिए, आज मैंने सारे अपने 13 जिलों के जितने भी हमारे जीएम्स हैं सबकी आज बैठक बुलाई है और सारे हमारे अधिकारीगण हैं। और कुछ समस्याएं जो देखने को मिली है, जो हमारा एक लक्ष्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों का रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए, युवाओं को, महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, उस पर कुछ प्लानिंग हो रही है। क्योंकि हमारी जो पुरानी 5 साल की कुछ पॉलिसीज़ थी, उसमें हम युवाओं को और खास करके जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जो हमारी मातृशक्ति है, कुछ जिलों में बहुत अच्छी तरीके से हम उनको जोड़ पाए, कुछ जिलों में नहीं जोड़ पाई है। हमारे जो मार्केटिंग का आंचल की जो मार्केटिंग है, उस पर थोड़े से प्रश्न जिन उठ रहे थे। हमारी जो आंचल की डेयरीज़ हैं, जो हमारा एटीएम आंचल का एटीएम है, मोबाइल एटीएम है, उन सब पे थोड़ा सा हमको इम्प्रूवमेंट लाना है। उसी कारण हमने ये मीटिंग लाई है कि हम किस तरीके से अपने दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकें, किस तरीके से हमारी मातृशक्ति और युवाओं को पर्वतीय क्षेत्र के और तराई क्षेत्र के लोगों को जोड़ सकें और उसको किस तरीके से ब्रांडिंग बेटर कर सकें, उत्पादन भी बढ़े, ब्रांडिंग भी अच्छी हो और लोगों को रोजगार भी मिले।
कोरोना की चौथी लहर को लेकर अल्मोड़ा स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के सभी चिकित्सालयों में कोरोना टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीमें बनाई गई। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कोरोना की चौथी लहर को लेकर जिलों में जांच केंद्रों को बनाया गया है और खांसी, बुखार, जुकाम के मरीजों की जाँच भी की जा रही है। इसके साथ ही जिले में इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जैसा कि विदित है कि कोरोना अभी जैसे हमारी महामारी देश से गया नहीं है, तो हमारी जो पूर्व व्यवस्थाएं थी उसी को और सुदृढ़ किया जा रहा है और हमारे पूरे जनपद में जो है सभी केंद्रों पे इसकी जांच की व्यवस्था है और इसमें अस्पताल में जो भर्ती रोगों की व्यवस्था है। इसके अलावा जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं उनको जो है जिसको खांसी, बुखार और बदन दर्द इत्यादि है, तो ये सिम्प्टोमेटिक पेशेंट निश्चित रूप से अपने नियरेस्ट अस्पतालों में जाएं जहां पे आपके एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था है, RT-PCR की व्यवस्था है और जो भी ये पॉजिटिव RT-PCR पॉजिटिव होते हैं तो इनको हम जीनोमिक टेस्ट के लिए भी हम देहरादून पर भेजते हैं। अभी तक जीनोमिक टेस्ट के लिए हमारे 156 टेस्ट जो कोविड पॉजिटिव थे उनको भेजा गया है। लालकुआ के नगर पंचायत सभागार में विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक की, जिसमें विधायक ने मानसून सत्र से पहले गोला नदी के टूटे तटबंधों को बनाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही भू कटाव को लेकर भी क्या कार्रवाई की गई इसकी भी समीक्षा की गई। वहीं विद्युत विभाग को गर्मी के मौसम में बिजली कटौती न किए जाने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, बैठक मुख्य रूप से जन समस्याओं को लेकर है और क्योंकि अब आगामी मानसून सत्र सीजन हमारे सामने है, बरसात का सीजन सामने है, तो उसमें मेरी विधानसभा में बिंदुखत्ता क्षेत्र हो, चाहे चुरगलिया क्षेत्र हो, चाहे गोलापार का क्षेत्र हो, सब जगह जो है नदियों से लगे हुए क्षेत्र हैं। तो इनमें मुख्य रूप से भू कटाव की समस्या और इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो उसकी तैयारी के लिए और उसमें अभी तक विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है उसके संबंध में जो है जानकारी ली गई और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वो चाहे बिंदुखत्ता में इंदिरा नगर और रावत नगर क्षेत्र में हो रहा हो कटाव हो, चाहे चुरगलिया के में ट्रेंचवियर और जो भीड़ा वहाँ पर है जिसको भीड़ा पहाड़ कहते हैं उसमें हो रहा कटाव, उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में जो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो बरसात का सीजन शुरू होने वाला हो उसमें लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। कोरोना काल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी पर रखे गए और अब हटा दिए गए स्वास्थ्य कर्मियों ने सेवा विस्तार की मांग की है। इसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री आवास की ओर से कूच की गई। पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास से काफी पहले हाथीबढ़ कला गेट के सामने बैरिकेडिंग लगाकर कर्मचारी को रोक लिया गया। विरोध में कर्मचारी वही धरने पर बैठ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जाम लगा दिया गया। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि जिन लोगों ने कोविड काल के समय संक्रमण को बढ़ने से रोका, सरकार उन पर ही लाठियां चला रही है। देखिए, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में बंदरबाट चल रही है या जिस तरह से बर्बरता कल यहाँ पर संविदा कर्मियों के साथ की गई, क्या उनको अधिकार नहीं था? आपने उनको 31 मार्च को बेरोजगार कर दिया। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर जिन लोगों ने यहाँ इतनी सेवाएं दी हों उत्तराखंड वासियों के लिए, उन लोगों को आपने एक झटके से बेरोजगार कर दिया। जबकि स्वास्थ्य विभाग में हर उसमें रिक्त पद चल रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो। तो इन सारे लोगों को समायोजित करने की बात स्वयं डॉक्टर धन सिंह रावत ने कही। सारे समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर वो छपी और उसके बाद आज आपने उनको ठेंगा दिखाने का काम किया, क्योंकि आपने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया। उस लिखित आदेश के लिए ये लोग मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे थे कि हमारे साथ धोखा क्यों किया जा रहा है। देहरादून शहर में आए दिन जाम से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय दुकानदारों की मनमर्जी के कारण फुटपाथ पर भी अतिक्रमण किया जाता है, जिसके चलते शहर में जाम जैसी स्थिति बन जाती है। यही कारण है कि देहरादून के महापौर सुनील उनियाल का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर एक अभियान के तौर पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून के 100 वार्डों में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है और जल्द ही अभियान के लिए नगर निगम के अधिकारियों की टीम बनाकर अभियान को अंजाम दिया जाएगा।
100 के 100 वार्डों में जो है एक अभियान के रूप में इसको चलाएंगे, ताकि अतिक्रमण भी ना हो और जो हमारा यातायात जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है उससे भी जो है हमें निजात मिल सके। इसके लिए हम अपने जो हमारे सुपरवाइज़र हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी अभी तय करेंगे, तो ताकि जो है क्षेत्र में जो है अतिक्रमण ना हो। शहर में ठेलियाँ जो है कम से कम लगें, जो ठेलियाँ वही लगें जो है जिनको लाइसेंस नगर निगम ने दिया है। सर, पानी की बड़ी समस्या क्षेत्र में है कई जगहों पर। पानी की समस्या के लिए जो है लगातार जल संस्थान और जो अपने जल निगम जो है इसके लिए प्रयास कर रहा है। स्मार्ट सिटी से भी जो है इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समस्या का भी समाधान बहुत जल्दी हो। चंपावत की दूसरी विधानसभा लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी पर चुनाव शपथ पत्र में जानकारी छुपाने के मामले में तलवार लटक गई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज मिठानी की एकल पीठ ने इस पूरे मामले में लोहाघाट में हारे हुए प्रत्याशी और पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक खुशाल अधिकारी सहित बाकी 7 उम्मीदवारों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी चंपावत, तमाम लोगों को निर्देश जारी किए। हरिद्वार के बहादुराबाद में प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की रोकथाम के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सलेमपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसकी जानकारी देते हुए खुद अनीता भारती ने बताया कि इस इलाके में लगातार शिकायतें मिल रही थी। कुछ मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की जा रही है। का औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों द्वारा दवाइयाँ भी बेची जा रही है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस की जा रही है। इसी के चलते ही सलेमपुर पे एक क्लिनिक पर मेरे द्वारा विजिट किया गया, जहाँ पर शिकायत मुझे मिली थी और क्लिनिक पे पाया गया है कि उसके द्वारा डॉक्टर विजय पाल ABS का उसके द्वारा बोर्ड लगाया गया है और ये ABS उसका कहना है कि ये एक आयुर्वेदिक जो है मेरी डिग्री है, परंतु उसके द्वारा वहाँ पर 3 बेड लगाए गए थे और वहाँ पर उसके द्वारा जो है प्रैक्टिस की जा रही है। अब इस बात की पुष्टि जो है किसी डॉक्टर द्वारा ही की जा सकती है CMO कार्यालय में कि क्या इस जो है डिग्री वाले को क्लिनिक चलाने का संचालन करने का औचित्य है कि नहीं है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कर्मचारी यूनियन के पूर्व संरक्षक जीतमणि पैन्यूली के केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम के लिए जाने वाले मार्ग चौपता तुंगनाथ में स्थानीय लोगों की आजीविका और रोजगार को देखते हुए सरकार से मांग की गई कि स्थानीय लोगों के लिए छप्पर बनाने की अनुमति दी जाए, ताकि स्थानीय लोग अपनी आजीविका में सुधार कर सकें। केदारनाथ वन प्रभाग, वन्यजीव प्रभाग से चौपता तुंगनाथ में अस्थायी छप्पर और जो टीन शेड बनते हैं उनको बनाने से रोका जा रहा है, जबकि यह व्यवस्था आदिकाल से जब से तुंगनाथ भगवान जी की स्थापना वहाँ पे हुई तब से है और यात्रियों को सुविधा देने वाले अस्थायी निवासी हैं जो रात बिरात को उन यात्रियों की मदद करते हैं। और जबकि विभाग का मुख्यालय गोपेश्वर में है और उनके कर्मचारी अपना वहीं से काम चलाते हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर रही है, जिसको लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण 14 मई को लोक अदालत का आयोजन कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए विधिक प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपराधिक मामलों में 138 ANI एक्ट भूमि अधिग्रहण सर्विस वाद के साथ ही राज्य से वादों की शिकायतों का भी निवारण किया जाता है। अदालत माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पे 14 मई को आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि यथाशीघ्र केसों का निस्तारण हो और मामले के जो पक्षकार हैं उनके समझौते के आधार पर निस्तारण हो। साथ ही साथ लोक अदालत में जो मामले निस्तारित होते हैं वह अंतिम होते हैं, उनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अगर सिविल के जो मामले होते हैं उसमें कोर्ट फीस दी जाती है, तो अगर आपने कोर्ट फीस पे की है
और राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले का निस्तारण करा रहे हैं, तो वो जितनी भी आपने कोर्ट फीस दी है वह कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में यथाशीघ्र मामले का निस्तारण हो जाता है और अंतिम होता है। क्रिमिनल मामले भी आते हैं सर इसमें? हाँ, क्रिमिनल मामले वो आते हैं जो कानून के अनुसार जिनमें समझौते के आधार पर उनका निस्तारण किया जा सकता है, वो क्रिमिनल मामले आते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।